ट्रांसफॉर्म करेगा, है ना बच्चा, ये ट्रांसफॉर्म करेगा। क्या ट्रांसफॉर्म करेगा? तो कहेंगे बेटा देखो ये ट्रांसफॉर्म करेगा बेटा किस चीज को, हमारा वोल्टेज को, है ना बेटा, ट्रांसफॉर्म करेगा वोल्टेज को। ठीक है बच्चा, तो देखो ट्रांसफॉर्मर का पर्पस क्या है, तो कहेगा इसका पर्पस है बेटा चेंज पोटेंशियल डिफरेंस इन एसी, है ना बेटा। एसी में अल्टरनेटिंग करंट है बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करेगा। ठीक है, सुरेंद्र बोल रहा है वीडियो नहीं आ रहा तुम्हारे में। अरे भाई मैं तो वीडियो स्पॉटलाइट कर दिया, सबको आ रहा होगा, तुमने चेंज कर लिया होगा वीडियो, मैंने वीडियो स्पॉटलाइट कर दिया है। देख बच्चा, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है बच्चा, तो बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस एसी में चेंज करने में काम आता है ये। ठीक है बच्चा, अब देखो एसी में पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये चेंज कर रहा है ना, तो इसके ऊपर काम कैसे करता है ये, तो कहेंगे बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है बच्चा, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस में बेस्ड है। ठीक है बच्चा, अब देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है ना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये इंक्रीज कर रहा है ना बेटा, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, इसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। समझा बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो इसका नाम हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चा, है ना। और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करता है बेटा, है ना, तो इसका नाम होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, समझा। हम लोग इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज करने, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा एक स्ट्रक्चर जो होगा बेटा, ये कैसा होगा देखो, इसमें एक बेटा आयरन का कोर होगा, है ना, आयरन का एक कोर मान लो, सॉफ्ट आयरन का, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए ये प्रेफरेबल है ना। एक आयरन कोर हो गया ये, इस आयरन कोर है बेटा हम लोग इधर से एक कॉइल लपेट देते हैं बेटा, ठीक है, और एक इधर से कॉइल लपेट देते हैं। ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो इसमें से एक तरफ से बेटा तुम इनपुट दोगे, एक तरफ से इनपुट दोगे बेटा तुम, और दूसरे तरफ से आउटपुट निकालोगे। ठीक है बच्चा, एक तरफ से देंगे बेटा हम लोग इनपुट और एक तरफ से निकालेंगे आउटपुट। ठीक है बच्चा, देख बेटा ये इनपुट है और ये आउटपुट है ना बेटा। तो जहां से हमारा इनपुट होगा बेटा, जहां से हमारा इनपुट होगा उसे हम कहेंगे क्या बच्चा, उसे बोलेंगे बेटा हम लोग प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और जहां से हमारा आउटपुट होगा बेटा उसका नाम होगा सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब के पूछे कि ये बताओ तुम ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों लेते हो, है ना। तो हम कहेंगे देखो हमारा मोटिव क्या है कि जब हम इसमें करंट देंगे बच्चा, जब हम इसमें करंट देंगे तो वो करंट से बनेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आयरन बीम उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बेंड करके इससे पास करवाएगा। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब इससे पास होगा बेटा तो फ्लक्स बनेगा, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, है ना बेटा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है बच्चा। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है बेटा, अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है, एसी है, तो क्या होगा बच्चा बताओ, इसके एसी होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ठीक है बच्चा, है ना। ये प्राइमरी कॉइल, तो इसके बारे में कोई भी चीज कहनी हो तो प्राइमरी कहोगे, जैसे कि आई पी मतलब प्राइमरी कॉइल का करंट। अगर कहोगे बेटा आर पी रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल, कहोगे बेटा ई पी ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, इसमें क्या बोलोगे एन पी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल। इसमें कहोगे वैसे ही आई एस आर एस ई एस और, ठीक है बच्चा, लिख लो इसको।
तो कोई बताओ मुझे बेटा, क्या ये डीसी में काम कर सकता है? बोलो बच्चा, क्या ये डीसी में काम करेगा? डीसी कांस्टेंट करंट में काम करेगा? डीसी कांस्टेंट करंट में काम करेगा? नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं। गुड, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फ्लक्स ही चेंज नहीं करेगा बेटा, इसलिए। बिल्कुल सही बात। मयंक बोल बेटा। आवाज नहीं आ रही मयंक, तुम कुछ। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो सॉरी, पहले हैंड रेस था। ओके, कोई बात नहीं। हाँ। कितना करा दिया? कुछ नहीं कराया भाई, अभी चालू हुआ है जस्ट क्लास। हाँ रुद्र, बिल्कुल सही बोले हो। रूपाली बोल बेटा। कनेक्शन चला गया था, वो आईपी आरपी, वो क्या बताया था आपने? फिर से बोलना बेटा, क्या बोला? सर कनेक्शन चला गया था, वो जो आप आईपी आरपी बता रहे थे उससे मतलब क्या अरे बताया बेटा देख, आपने? ये बात समझ में आया कि प्राइमरी कॉइल हम किसको बोलेंगे? जो बाई तरफ का कॉइल है ना, और जो दाईं तरफ का कॉइल है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी के हर पैरामीटर में पी सफिक्स लगा रहेगा। जैसे आईपी मतलब प्राइमरी कॉइल का करंट, आरपी मतलब प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस, ईपी मतलब ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल, एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। समझ गए बच्चा? सर बिल्कुल वैसे सेकेंडरी में लगा हुआ टर्म। थैंक यू सर। लिख लिया? अब देखो बेटा, इसमें ये तो बात समझ रहे हो तुम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बनाएगा बेटा। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये आयरन कोर जो है अपने के थ्रू पास करवा करके इससे पास कराएगा, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास करेगा बेटा तो इसमें फ्लक्स बनेगा, है ना बेटा? और इसमें फ्लक्स बनेगा, और इसमें फ्लक्स बनेगा बेटा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, है ना? देखो बच्चा, इसमें ये जो लगाते हैं ना हम लोग कोर, इसका फायदा क्या होता है? देखो, इसमें होता है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट, पर यूनिट टर्न, पर यूनिट टर्न इन प्राइमरी, पर यूनिट टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल आर इक्वल। समझा बेटा? प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों में क्या होता है बेटा? बराबर ही होता है। समझे बात को? दोनों में बराबर हुआ, मतलब कहेंगे बेटा कॉइल आर इक्वल। मतलब क्या हो बच्चा इसका? कि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हर एक टर्न क्रिएट किया, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां से पास कर गया, है ना? क्या कहोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टर्न प्राइमरी और सेकेंडरी का इक्वल बेटा। इसका मतलब फाई पी बाई एन पी बराबर फाई एस बाई एन एस। बोलो बेटा, होगा? ठीक है बच्चा, है ना? तो क्या कहेंगे इसको कि अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? इसको अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? तो कहेंगे माइनस 1/np d5p बाई dt इक्वल टू माइनस 1/ns d5s बाई dt, है ना बेटा? इसका मतलब क्या हो गया? ई प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी इक्वल टू ई सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी। तो क्या बना बेटा? ईपी अपॉन ईएस इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। बोलो बेटा, ठीक है? तो बोलो बेटा, अगर मैं कहूं एनपी की वैल्यू एनएस से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? बोलो, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया? बोलो बेटा, बोलो बोलो, ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है?
एनपी अगर एनएस से बड़ा हो गया बेटा, एनपी बड़ा है एनएस छोटा है, इसका मतलब ईपी बड़ा है ईएस छोटा है, इसका मतलब ईपी बड़ा है और ईएस छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया बेटा। बोलो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, है ना। और अगर मैं कहूं एनएस ये बड़ा हो बेटा एनपी से, तो क्या होगा, तो कहेंगे ईपी लेस देन ईएस होगा बेटा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है बेटा, नोट कर ले। अंशुल हैंड रेज कर, अंशुल हैंड रेज कर। संकेत बोलो। तो दोनों भी स्टेप डाउन लिखा है आपने? अच्छा दोनों में लिख दिया क्या, गड़बड़ 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 हो गया फिर तो। दूसरा हमारा स्टेप अप है बेटा। ओके सर, वही था। आदित्य बोलो। सर अगर इसमें डीसी करंट यूज करते तो कोई एक कॉल को हमेशा मूव करना रहता ना? हाँ बिल्कुल सही बात, ओके सर। ये तो हमारा फिक्स है ना। और वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोर तो आयरन का है, वो थोड़ी बिल्कुल वो लंबा छोटा तो होगा नहीं। यस सर। कुशल बोलो। सर मुझे पूछना था कि अगर हम परफेक्ट कर दे तब भी तो यही काम होता। फिर से बोलना। अगर हम परफेक्ट कपलिंग कर दे तब भी तो यही काम होता। कपलिंग कर देंगे तो भी यही काम होगा? नहीं बच्चा, कपलिंग हमारा मोटिव क्या है, कपलिंग हमारा हुआ एग्जैक्टली क्या, कि दोनों को सीरीज में करना है या पैरेलल में करना है। दोनों हमारे एक ही सर्किट के दो हिस्से होंगे, एक्चुअली ये कपलिंग ही है ना, लेकिन एक ही सर्किट के दो हिस्से होंगे बेटा ना, तब वहां काम आएगा चीज। लेकिन अभी हमको एक सर्किट दो हिस्से करने की जरूरत नहीं, हमारा दोनों कॉइल अलग अलग है बेटा। बोलो। सर ये इसमें आयरन कोर का क्या यूज आया? हाँ बेटा, आयरन कोर इसलिए किए हम क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना। बोलो, सॉफ्ट आयरन रखते हैं वो लोग। ये भी कौन सा वाला, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन रखते हैं बेटा, इसलिए। सर आपकी आवाज चली गई थी बीच में, एक बार और बोल देंगे? मैं बोला बेटा कि सॉफ्ट आयरन रखते हैं इसलिए कि वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। यस सर। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना। तो क्या होगा ये बताओ, स्ट्रांगली अट्रैक्शन ना बच्चे, बताओ, याद है ना। यस सर, मैग्नेटिक। हाँ। तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लगभग पूरा पूरा इसमें ले जाएगा वो, इस कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर में वेस्ट नहीं करेगा वो। ओके बात समझा, है ना। सर। लेकिन हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता, कुछ ना कुछ वेस्ट हो ही जाता है। वो तो सर अपन तो आइडियल पढ़ते ही हैं हर चीज। बोलो बेटा अंशुल। अंशुल आवाज नहीं आ रही बेटा। सेकेंडरी कॉइल के बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं है बेटा वहां। सुजल तुम बोलो। इक्वल के पहले आर लिखा है, आर, ARE। ये भी कुछ नहीं बोल रहा। सुनील। सर अपन देखते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मर उड़ गया, तो उसमें क्या होता है सर? कॉइल कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, एक कॉइल जो है बच्चा कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो सर आग भी इसी वजह से लगती है क्या? बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, स्पार्किंग हुई ना बेटा। यस सर। यस सर, वो वही डाउट था, आयरन कोर वाला हो गया। ठीक, देख बच्चा अब तो देखते बेटा, इसमें अगर मैं लिखूं इनपुट पावर, इसमें लिखूं बेटा अगर मैं इनपुट पावर, है ना, तो बोलते बेटा इनपुट पावर क्या लिखेगा, इनपुट पावर लिखेगा P इनपुट इक्वल टू EP IP। बोलो बच्चा, कहेंगे, बोलो बोलो, होगा बच्चा ये, है ना। और अगर कहें बेटा हम आउटपुट पावर, ठीक है, तो आउटपुट पावर क्या होगा बच्चा, P आउटपुट
इक्वल टू होगा बेटा ES IS, बोलो बेटा, होगा ना? ठीक है, तो देख बेटा इस केस में अगर हम माने बेटा आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर हम क्या मान रहे हैं बच्चा कि आइडियल ट्रांसफार्मर है ना, तो आइडियल ट्रांसफार्मर होगा बेटा, इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, बोल बेटा, है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा बच्चा, ये हम मानेंगे ऐसा, है ना बेटा। तो अगर पावर लॉस कहीं नहीं हुआ तो इनपुट आउटपुट बराबर हो जाएगा बेटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, तो कहोगे ईपी आईपी बराबर ES IS, इसका मतलब बेटा ईपी बाई IS इक्वल टू IS बाई IP, और ये तो पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने बेटा NP बाई NS, बोल बच्चा, है ना? ठीक है, लेकिन ये तो आइडियल केस हुआ बेटा, वास्तविक में थोड़ी ऐसा होगा, है ना? वास्तविक में तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं लिखूं रियल ट्रांसफार्मर, है ना बच्चा, तो रियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा बेटा, हमेशा कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा, इसका मतलब पावर इनपुट जो होगा बेटा वो हमेशा पावर आउटपुट से बड़ा होगा, पावर इनपुट जो है बेटा वो हमेशा क्या होगा, पावर आउटपुट से बड़ा होगा, है ना बच्चा। वास्तविक ट्रांसफार्मर में हमेशा बेटा पावर का लॉस होगा, है ना, इसमें हमेशा क्या होगा बेटा, पावर में लॉस होगा, लॉस इन पावर, ठीक है। क्या लिखोगे, लॉस इन पावर, पावर लॉस इक्वल टू पावर इनपुट माइनस पावर आउटपुट, ठीक है बच्चा, लिख ले। स्टेप अप और स्टेप डाउन फिर बता दीजिए बेटा, स्टेप अप स्टेप डाउन ये दोनों उस कंडीशन के लिए है जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना हो तो स्टेप अप, और जब पोटेंशियल डिफरेंस घटाना हो तो स्टेप डाउन, ठीक। किस फॉर्म में लॉस होगी पावर बताते हैं बेटा, इंतजार कर इसके लिए। देखो देखो आया बच्चा के खई के पान बनास वाला, कहा लिखा, हाँ क्या लिखा है पता है, लिखा है कि ओए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा मेरे चचा जी आए इसमें, चचा जी प्रणाम। अंशुल बोल रहा है कुछ? नो सर। सुजल तुम्हारे पास तो माइक ही नहीं है, कैसे बात करेंगे? ऋषभ बोलो। ऋषभ, एक और ऋषभ। हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस ये ईएमएफ का होता है या फिर पावर का जो ट्रांसफार्मर से मिल रहा है? देख बेटा पर्पस तो हमारा क्या है इसमें है, जो हम किस लिए बनाते हैं उसको, तो वो ईएमएफ है, ठीक है। और लॉस तो हमेशा पावर होगा ही होगा, अच्छा ट्रांसफार्मर होगा तो कम पावर लॉस होगा, ठीक है, खराब ट्रांसफार्मर होगा ज्यादा पावर लॉस होगा। जैसे कि स्टेबिलाईजर, जानते हो ना? यस सर। स्टेबिलाईजर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, फ्रिज वगैरह में, टीवी वगैरह में, अब तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, पहले इस्तेमाल करते थे, यस सर। है ना बच्चा। क्या करते हैं, पोटेंशियल घटाने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए, यस सर। है ना बच्चा। तो देखो ट्रांसफार्मर का मेन इस्तेमाल क्या है कि हम वोल्टेज को कम को ज्यादा कर सकें, ज्यादा हो तो कम कर सकें। जैसे हमारा टीवी हो या हमारा फ्रिज हो, हम चाहेंगे ना बेटा हमेशा कि उसमें कांस्टेंट वोल्टेज जाए। यस सर। तो अगर मान लो किसी भी कारणों से घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कहीं कोई वायर अर्थ हो गया, है ना, अगर पोटेंशियल बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, वोल्टेज कम कर देगा, ठीक है। और अगर कहीं पोटेंशियल डिफरेंस घट गया तो बढ़ा देगा। यस। तो उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है एक, समझे बात को? मतलब ये वोल्टेज मैनेज करना इसका मेन काम है। हाँ मेन वोल्टेज मैनेज करना है ना, ठीक है। तो देखो बेटा अब तो खैर स्टेबलाइजर जो आ गए, अब तो आ गया बेटा इलेक्ट्रॉनिक, यस सर। है ना। लेकिन जो तुम सड़क रोड के किनारे देखते हो बड़े बड़े खंभों पे टंगा रहता है, यस सर। है ना, उसकी बात करें अगर हम, ठीक है। तो इमेजिन कर बच्चा कि मान ले किसी एक खास शहर को, सब लोग सुनो बेटा बात, अच्छी बता रहा हूँ बात, सुनो सब लोग की बात सुनो बेटा। देख बेटा इमेजिन कर
ये इमेजिन कर बच्चा कि एक पावर हाउस है बेटा, है ना, ठीक है, या कहो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है, या कहो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है ना बच्चा, और ये कोई एक शहर है, सिटी है ना, ठीक है। तो देखो बेटा इस शहर को सम पावर की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट है, कहां से आएगा, यही देगा ना बेटा उसको, ठीक है। तो देखो बेटा यहां से जो पावर यहां से अप्लाई होगा वो सप्लाई कैसे होगा, तो कहोगे वायर के थ्रू होगा, बोल बच्चा, है ना, एक वायर के थ्रू होगा, देखते होगा सड़क के किनारे शहर से बाहर हाई वोल्टेज लाइन जाता है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बच्चा अगर इसको पावर चाहिए, है ना, तो इसी वायर के थ्रू होके आएगा, है ना। अब सोचो बेटा अगर इसी वायर के थ्रू होके आएगा तो क्या ये पॉसिबल है बेटा कि उसमें एनर्जी लॉस ना हो, उस वायर में एनर्जी लॉस ना हो, क्या ये संभव है बच्चा? नो सर। नहीं ना, इसमें तो हमारी एनर्जी लॉस होगा ही होगा, है ना, ठीक है। अब सोचो अब इस सिटी को बेटा पावर चाहिए, तो पावर इक्वल टू हम बोलेंगे वोल्टेज इनटू करंट, बोलो बेटा, है ना। इस शहर ने कहा कि मुझे 10 मेगावाट का पावर चाहिए, 1000 मेगावाट का पावर चाहिए, है ना। तो इसका मतलब यह है कि वोल्टेज इनटू करंट बराबर कितना चाहिए, 10,000, है ना बेटा। अब समझो अगर 10,000 सप्लाई होगा तो दो बातें हो सकती है, हाई वोल्टेज पे लो करंट आए, यस सर, या फिर लो पे या लो वोल्टेज पे हाई करंट आए, यस, है ना बेटा। अब खुद सोचो अगर तुमने इसमें हाई करंट दे दिया बेटा तो इसी रेजिस्टेंस में पावर लॉस ना हो जाएगा ज्यादा, यस सर, तो क्या प्रेफर करोगे, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे दोगे लो करंट, है ना बेटा, ठीक है। तो देखो क्या किया जाएगा, किया ये जाएगा कि पावर हाउस जो है बेटा, है ना, ये पावर जनरेट कर रहा है ना, ठीक है। चलो मान लो जनरेट किया है तो ये 500 वोल्ट पे किया जनरेट, है ना। तब क्या करेगा, पहले यहाँ पे लगाया गया ट्रांसफार्मर, समझा बात को, यहाँ पे लगाया गया ये ट्रांसफार्मर, ठीक है, और इस 500 वोल्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, बात समझ में आई। अगर कहो कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है इनके बीच में, है ना बेटा, तो ये 500 वोल्ट को कर देगा कितना, 11,000 वोल्ट कर देगा, समझे बेटा। यस सर। अब ये 11,000 वोल्ट का लाइन यहां से आएगा, है ना बेटा, ठीक है। तो इस टर्मिनल पोटेंशियल पे कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, 11,000 वोल्ट से थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस की वजह से, यस सर, यस, है ना बच्चा। लेकिन बताओ क्या 11,000 वोल्ट आम पब्लिक के इस्तेमाल करने के लायक है, नो सर। नहीं ना बेटा। तो क्या करेगा बोलो, यहाँ फिर ट्रांसफार्मर लगाएगा बेटा, यस सर, और फिर वोल्टेज को लो करके लेके आएगा 440 वोल्ट, यस सर, और 440 वोल्ट का वो गली मोहल्ले में सप्लाई करेगा, और वहां से फिर 220 वोल्ट का तुम अपने घर में लोगे। यस सर। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर था, स्टेप अप, स्टेप अप। ये कौन सा था, स्टेप डाउन। तो किसकी क्या रिक्वायरमेंट है समझ में आया बेटा, है ना। यस, तो समझो बेटा इसने कहा कि मुझे 1000 मेगावाट का पावर चाहिए, तो इसने ऐसा अरेंजमेंट किया कि इस वाले के पास 1000 मेगावाट का पावर दे दिया उसने, समझे बच्चा। अब इस शहर की अपनी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करता है, बढ़िया इस्तेमाल करता है या चाइनीज माल मंगवा लिया, यस सर, है ना। ये भी इसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 1000 मेगावाट का पैसा लेगा इससे, यस सर, क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। टेस्ला साहब आए हैं जी, बोलो टेस्ला साहब क्या बोलना है आपको। सर मैं ये पूछ रहा था कि हाँ। स्टेबलाइजर के बारे में जैसे बात की सर, जो अप एंड डाउन करता है वोल्टेज सर, हाँ। तो वो जैसे कि कभी मैंने वोल्टेज अप कर दिया और कभी मैंने वोल्टेज डाउन कर दिया सर, तो वो कैसे होता है उस स्टेबलाइजर में। बेटा देख पुराने जमाने का देखा था स्टेबलाइजर, अभी भी पड़ा हुआ है सर। पुराने जमाने वाला में क्या होता था याद करो, ऐसा एक होता था बक्सा, ऐसा एक लगा होता था मीटर, और पॉइंटर घूमता था इसके ऊपर, और यहाँ पे एक होता था ऐसा बेटा, याद है, हाँ सर है, घुमाने वाला, ना सर। ठीक है ना। तो होता क्या था बेटा, देखो पहले के जमाने में होता था जहां वोल्टेज बढ़ा या जहां वोल्टेज घटा, है ना, टीवी या फ्रिज अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। जब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तब वो काम करेगा,
तो पहले वाले में वाकई में ट्रांसफार्मर ही था, अच्छा पहले वाले में यही ट्रांसफार्मर था, समझा बच्चा। तो देखो ये हमारा इनपुट है कितने का, 220 वोल्ट का या 200 वोल्ट का, सो जो आ रहा है सो आ रहा है ना बेटा। अब इसके अंदर ये सिस्टम था बेटा कि जैसे ही इसमें 220 वोल्ट से कम होगा ना तो पावर ऑफ हो जाएगा, और 220 से ज्यादा होगा तो भी पावर ऑफ हो जाएगा, समझे बात को। और जो तुम ऐसे घुमाते थे ना इसके ऊपर, तो ऐसे घुमाने से क्या होता था, इसके अंदर एक पॉइंटर होता था, समझे। ये पॉइंटर इसके ऊपर ऊपर या नीचे स्लाइड करता है, तो ऊपर नीचे स्लाइड करे क्या करेगा, वो नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट करेगा, सुन रहे हो। हाँ सर। ये पहले के जमाने में था, ठीक है। आजकल के जमाने में नहीं होता ऐसा। आजकल का ट्रांसफार्मर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, समझो बेटा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर, बोलो। ऑटोमेटिक है सर। हाँ, ऑटोमेटिक नहीं बोलेंगे, ट्रांसफार्मर है ही नहीं कहो तो। आज वाले में ट्रांसफार्मर है ही नहीं। आजकल काम चलता है किससे, डायोड से। आजकल काम चलता है डायोड से, ज्यादातर केस में डायोड ही इस्तेमाल करते हैं लोग। सर कितना तो स्टेबलाइजर भी उड़ जाता है सर। फिर से बोलो। कितना बार तो सर स्टेबलाइजर भी उड़ जाता है। वही तो बात है, तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। चल देख आगे बढ़े हम। तो देख बेटा, ये हमारा पावर लॉस हुआ क्या, इनपुट माइनस आउटपुट, है ना बच्चा। तब देखो, अब ये अच्छा ट्रांसफार्मर है बेटा या खराब ट्रांसफार्मर है, इसका फैसला कैसे होगा, एफिशिएंसी से ना बेटा। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ठीक है बच्चा। पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ठीक बच्चा। अब बात ये उठती है कि जो पावर में हमारा लॉस हुआ बच्चा, है ना, आखिर वो लॉस ऑफ एनर्जी कहां जा रही है और एनर्जी कहां वेस्ट हो रहा है ना बेटा। तो चलो अब हम लोग एनालाइज करें कि लॉस इन पावर, है ना बेटा, कहां कहां हुआ, ठीक है। या ऐसे कहें, टॉपिक का नाम देखें, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है बच्चा। तो देख बेटा, सबसे पहला लॉस, इसे कहा जाता है कॉपर लॉस, ठीक है ना बेटा, है ना। कॉपर लॉस क्यों कहते हैं, तो देख बच्चा, इस ट्रांसफार्मर में दो हिस्से हैं। एक तो कोर, कोर किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है बेटा, है ना। और जो वायरिंग किया हुआ है किसका किया हुआ है, वायरिंग किया हुआ है किसका बेटा, ये कॉपर का किया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे बेटा कि लॉस इन पावर, लॉस इन पावर, ठीक है बेटा, इन कॉपर सिगमेंट, इन कॉपर सिगमेंट, इन कॉपर सिगमेंट, दैट इज कॉइल्स, दैट इज कॉइल्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के जो कॉइल्स में लॉस होगा बेटा, उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलेंगे बेटा कॉपर लॉस। तो क्यों पूछे कॉपर लॉस की वैल्यू कितनी, तो कहना आईपी स्क्वायर आरपी प्लस आईएस स्क्वायर आरएस, ठीक है बच्चा, ठीक है। दूसरा हमारा है बेटा, दूसरा हमारा है आयरन लॉस, ठीक। पहले इसको लिख लो फिर बताते हैं इसके बारे में। बोलो भैया आदि, आदि बोलना है बेटा, बोलो। नहीं बोलना है, कुछ अदर्स। सर मुझे ये पूछना था कि अगर शाम को मतलब जो वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है, मतलब हमारे इधर तो मतलब सारे डिवाइस काम नहीं करते अच्छे से, जैसे कि मोटर नहीं चलता है शाम को, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर में ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। हम बढ़ा सकते हो बिल्कुल, बट जितना पावर तुम्हें इस्तेमाल करना है उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा। हाँ तो खुद ऐसा ना अपने हो घर कि में लगा, ट्रांसफार्मर, बोलो। हाँ मतलब अपने घर में लगा सकते हैं क्या ट्रांसफार्मर, एकदम जैसे लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो तुम। सरकार तुमसे वोल्टेज या करंट का पैसा नहीं लेती है बेटा, सरकार तुमसे पावर का पैसा लेती है मतलब है ना। तुम्हें जैसे अपने मैनेज करना है करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। घर पे ट्रांसफार्मर बना लो।
ऋषभ, सर ये कॉपर लॉस में जो करंट है वो आरएमएस करंट है क्या? कॉपर लॉस में जो करंट है वो करंट जो आईपी आपने लिखा है वो आरएमएस वैल्यू है? हाँ वैल्यू है। सर बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा है तो आरएमएस ही मानेंगे ना? हाँ, कुछ लिखा नहीं होगा बेटा तो आरएमएस ही मानोगे हमेशा। ओके सर। ओके बच्चा। अंशुल, सर अगर पावर जो है उसको P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर से देखें तो सर वोल्टेज बढ़ाने पे तो पावर बढ़ जाएगा ना? वोल्टेज बढ़ाने में पावर बढ़ जाएगा। क्या तुम्हारा आर कांस्टेंट है? सर जो करंट कैरिंग वायर्स है उनका तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ही है ना? तो क्या तुम उसी का ले रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं ना? नो सर। क्या भी कहना चाहते हो वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है? यस सर। नहीं ना बच्चा, तुम्हारा तो इसका है पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कह रहा है। यस सर। समझ रहे हो ना अंतर? अगर तुम 20 कर आर करोगे इसका मतलब होगा यहां से लेकर के इस पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आ जाएगा फिर। ठीक है? ओके सर। आयुष, सर ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट होता है सर वो कॉइल सटनेस होता है ना? कॉइल्स आपस में सट जाता है तब होता है ना सर? हाँ कह सकते हो इस तरह से बात। सर उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कॉइल के बीच में इंसुलेटर भी तो रख सकते हैं सर। अरे बच्चा, तुम कॉइल देखते हो ना वायर? यस सर। कभी तुम कॉइल देखे हो? पंखे या कॉइल देखे हो? यस सर। पंखे या कॉइल तुमको देख के लगता होगा कि नेकेड वायर है वो। यस सर, देख के तो लगता है। लेकिन नेकेड वायर नहीं होता बेटा, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। अच्छा। तुम सोचो जितना तुम मोटा वायर करोगे है ना बच्चा, ठीक है, वो तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न करेंगे तो मोटा हो जाएगा ना बहुत। हाँ सर। तो ये भी लिमिटेशन है ना बेटा। वो वायर पे इंसुलेशन होता है बेटा। किसी भी कारणों से अगर वो मान लो इतना हीट हो गया जनरेट कि उसका इंसुलेशन मेल्ट हो गया तो आपस में फ्यूज कर जाते हैं वो, और आपस में फ्यूज कर जाएंगे तो सारा वायर आपस में सट जाएगा। तो फिर कॉइल काट करके फिर से कॉइलिंग करनी पड़ती है बेटा उसकी, है ना? यस सर, थैंक यू सर। चल आगे देख बेटा। देख बेटा आयरन लॉस, सुन ध्यान से। आयरन लॉस नाम से ही क्लियर हो गया बेटा, नाम से ही क्लियर हो गया। लॉस इन आयरन सेगमेंट, है ना बेटा? लॉस इन आयरन सेगमेंट, है ना बच्चा? तो अब सोचो, मन में आता है ख्याल बेटा कि आयरन तो हमारा ये है। देखो अब कुछ मत पूछो, अब सिर्फ देखो, है ना? ये आयरन तो हमारा ये है बच्चा, और इसमें तो हमने करंट पास करा ही नहीं, इसमें तो हमने करंट पास करा ही नहीं, तो लॉस क्यों? उठता है क्वेश्चन, है ना बच्चा? तो समझो इस चीज को कि देखो बेटा, इस आयरन कोर को तुमने इस्तेमाल क्यों किया था? क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ले जा करके वो इससे पास करवाता है। तो देख बच्चा, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ले जा करके इससे पास करवाएगा तो इसका हमारा फ्लक्स आता है ना? लेकिन सोचो, अगर मैं इस आयरन के किसी एक क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन है बच्चा, ये कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन है बच्चा? बोलो बोलो, ये हमारा कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन है ना? और सोचो बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से यहां पास कर रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले इससे पास कर रही है, बोलो, है ना बेटा? तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे ना पास करी बेटा, है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो हमारा इसका क्रॉस सेक्शन है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पास करेगा तो इससे भी तो बनेगा फ्लक्स, बोलो बनेगा ना बेटा? अब सोच के देखो कि अगर मैं कहूं कि इस क्रॉस सेक्शन में ये पूरा एक कंडक्टर है बच्चा, तो अगर ये पूरा एक कंडक्टर है तो तुम कैसा भी एक लाइन खींच दो तो ये एक कॉइल है ना? ऐसा एक लाइन खींच दो तो ये भी एक कॉइल है, ऐसा एक लाइन खींच दो तो ये भी एक कॉइल है, ये पूरा भी एक कॉइल है। इसका मतलब क्या? इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉइल है बेटा। सोचो, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स है ना बेटा, है ना? और उन सब में फ्लक्स वेरी कर रहा है,
तो उन सब में भी तो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा होगा बेटा, इन सब में भी तो इंड्यूस करंट आ रहा होगा, है ना। तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन में जो तुमको मैंने यहां दिखाया, इस तरह के तो इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शन है बच्चा, और इन सारे क्रॉस सेक्शन में एडी करंट आएगा, ठीक है ना। तो ये जो करंट इसके क्रॉस सेक्शन में आएगा बेटा, इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, एडी करंट्स। क्या बोलेंगे इसको, एडी करंट, है ना। लेकिन सोचो क्या इसको कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो? तो कहोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप है बेटा, ये तो पॉसिबल ही नहीं कैलकुलेट करना, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, तो कहेंगे बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग magnetic field line crossing each cross section, magnetic field line crossing each cross section create magnetic flux है ना बेटा। हर क्रॉस सेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा बेटा, है ना। हर क्रॉस सेक्शन है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, ठीक है। और हर मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से which causes an induced current, समझे बेटा, ठीक है। इसी करंट को क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं, है ना बेटा। This current is called एडी करंट, है ना बेटा। इसी को बोलोगे क्या, एडी करंट, ठीक है, ठीक। एंड द लॉस in power due to this AD current is called iron loss। समझ में आया बेटा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी तुमको कि ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और ये भी समझ में आएगा तुमको बेटा कि लॉस बहुत हैवी होने वाला है, ये बहुत हैवी लॉस होने वाला है ना। इसलिए इसको मिनिमाइज करने की जरूरत है बेटा, है ना। तो कैसे करोगे मिनिमाइज, तो देख बेटा हम एक क्रॉस सेक्शन ऐसा लेंगे ठोस, अगर एक हम बोले बेटा कि ऐसा क्रॉस सेक्शन ठोस लो, है ना, ठीक है ना। और उसके बजाय क्या करो कि ऐसे ऐसे पेज मान लो, मतलब क्या मान लो कि ठोस न मान करके वहां पतले पतले प्लेट कर देंगे, है ना बेटा। और पतले पतले प्लेट करके उनके बीच में कर देंगे बेटा इंसुलेशन, पतले पतले प्लेट करके कर देंगे बेटा इंसुलेशन, है ना। तो सोचो अगर पतले पतले प्लेट करके बेटा इंसुलेट करोगे तो तुम्हारा जो ये क्रॉस सेक्शन है ये कैसा हो जाएगा, देखो ये इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन, फिर इंसुलेशन, बोलो बेटा, है ना, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे ऐसे तुम इंसुलेट कर दोगे बेटा, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब बड़े बड़े लूप नहीं बन पाएंगे, है ना बेटा, अब छोटे छोटे लूप बनेंगे, है ना। जब बड़ा लूप नहीं बनेगा तो नंबर ऑफ लूप्स काफी कम हो जाएंगे बेटा, तो एनर्जी लॉस काफी कम हो जाएगा। समझ आया बेटा। तो क्या कहोगे, टू मिनिमाइज आयरन लॉस कोर इज फॉर्म्ड, कोर को बनाते हैं बाय स्टैकिंग आयरन प्लेट्स instead of iron plates with insulation instead of using a solid core। एक सॉलिड कोर की बजाय हम लोग क्या करते हैं, प्लेट्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि लॉस कम हो, ठीक है बच्चा। क्रॉस के बाद लिखे क्रिएट, क्रॉस सेक्शन लिखे क्रिएट,
ठीक है, लिख ले बच्चा। रितिका बोलो बेटा। बोलो बेटा। देवेश। सर अपन ने जो इंसुलेशन लगाया है ना बीच में आयरन के, हाँ बेटा। तो इससे सर जो पूरा आयरन है उस पे ओवरऑल कोई इफेक्ट पड़ता है क्या उसके फेरोमैग्नेटिक कैरेक्टर पे? नहीं, हमारा देखो, हमारा नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होता, हालांकि होता है, लेकिन कम नुकसान होता है। इसलिए क्योंकि देखो बेटा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे ना पास कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे ना पास कर रही है बेटा, है ना? तो फिर फ्लक्स तो फ्री बनेगा हमारा उससे। हाँ सर। फ्लक्स फ्री बनेगा ना। बस हम कोशिश करेंगे कि इंसुलेशन का लेयर मोटा ना हो, पतला हो लेयर हो इंसुलेशन का। ठीक है सर। संकेत। स्क्रीन ब्लर आ रहा है सर थोड़ा। स्क्रीन ब्लर तो बिल्कुल नहीं है बेटा, तुम्हारा वीडियो प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पे सही आ रहा है, परफेक्ट। थोड़ा मतलब ब्लर आ रहा था इसलिए। सुनील बोलो बेटा। सर इसके अंदर ये एडी करंट से लॉस कैसे हुआ ये समझ नहीं आया। बेटा लूप में एडी करंट आए ना रे, यस ये सर। बात समझ में आया? यस सर। तो बेटा उस लूप में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस भी होगा ना बेटा, बोल। तो उसमें आई स्क्वायर और हीट लॉस होगा ना बेटा। सर अपन इस करंट को यूज नहीं ले सकते क्या? कैसे कर पाएंगे बोलो तुम? न सर वही तो पूछ रहा हूँ सर। बेटा ये करंट कहाँ फ्लो कर रहा है? सर कोयल के इसमें। अगर ठोस मान लो, बॉडी मान लो, तो उस बॉडी के अंदर कैसे इस्तेमाल करोगे बोलो, है ना? सर अगर इसके अंदर अपन ने छोटी छोटी प्लेट्स मानी ना, तो सर इनकी वजह से अपन को मैग्नेटिक फील्ड भी तो क्रिएट होगा ना सर? किनसे बेटा? सर इन बेटा ये ऐसे ऐसे लूप्स बन रही हैं, ऐसे ऐसे, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोर के अंदर से ही पास कर रहा है। ओके, थैंक यू सर। रूपाली बोल बेटा। आवाज नहीं आ रही बेटा? सर पहले से हैंड रेज़। ओके चलो कोई बात नहीं। बोलो मोहक। चलो आगे बढ़े। पूरे कोर में करना है बेटा, पूरे कोर में करना है, पूरे कोर में करना है, ठीक है? चलो आगे देखो। तीसरा, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है बेटा? क्यों, क्या कहोगे? पढ़ चुके हो इसके बारे में तुम। रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ यूजिंग द कोर, है ना बेटा? कोर को कितने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, वजह है ना? याद है लूप, ये हिस्टेरेसिस लूप जो पढ़ा तुमको था मैंने, है ना बेटा? वो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि वो साइकिल में किस जगह से स्टार्ट किए हो तुम, वो साइकिल में किस जगह से स्टार्ट किए हो, है ना बेटा? क्या कहोगे उसमें? एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर लॉस, ठीक है? लूप का जो एरिया होगा बेटा वो पावर लॉस के प्रोपोर्शनल होगा। बड़ा एरिया है इसका मतलब कोर्सिविटी ज्यादा है, हिटेंटिविटी ज्यादा है ना बेटा? मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ऑसिलेट नहीं करेगा, ठीक है? नंबर 4, लॉस इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हालांकि ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चा, ये सब हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना? इंपॉर्टेंट मेन क्या है? कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, यही दो इंपॉर्टेंट है। फटाफट लिख लो।
व्हाट नेम यू हैव इन थर्ड? थर्ड में लिखा नाम हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, HYSTE, HYSTERESIS। बिजली चोरी कैसे होती है, इसके लिए अपना गांव घूम के आओ एक बार। तुम्हारा गांव कोई भी हो, एक बार गांव में घूम के आ जाओ, तुमको पक्का यकीन दिख जाएगा बिजली चोरी कैसे होती है। रिलेटेड टू के बाद क्या लिखा है सर? रिलेटेड टू कहां लिखा है मैंने? रिलेटेड टू हिस्ट्री, रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ यूजिंग द कोर, हिस्ट्री ऑफ यूजिंग द कोर। चल बच्चा, थ्योरी इतना ही है, खत्म थ्योरी। अब इसमें एक क्वेश्चन करना है और खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो अब डिस्कस करें होमवर्क। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के पहले क्या लिखा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां गया? प्रोपोर्शनल के पहले लिखा है एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, हिस्टेरेसिस लूप का एरिया। ग्राफ जो बनाया था, जब ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, टेस्ट में ऐसी आएगा, टेस्ट में एसी आएगा, ट्रांसफार्मर नहीं आएगा। अरे इसमें क्या बताना है बच्चा, तो पहले बता दिया था मैंने कि जो आयरन कोर होता है बेटा, उससे पूरा पूरा फील्ड लाइन पास नहीं करता है, हमेशा फील्ड लाइन कुछ ना कुछ बाहर निकल जाता है। ये भी एक तरह का लॉस ही है। डिस्कस करें या पहले खत्म कर लो इसको क्वेश्चन करके? चलो एक क्वेश्चन करके खत्म ही कर लेते हैं इसको, एक क्वेश्चन करके इसको खत्म ही कर लेते हैं, है ना? ठीक है, उसके बाद ही फिर करेंगे डिस्कस। थोड़ा लेट छोड़ूंगा क्लास, और क्या, क्लास थोड़ा लेट छोड़ेंगे। देख बच्चा क्वेश्चन, देख बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो, देयर इज ए ट्रांसफॉर्मर ऑफ टर्न रेशियो in primary and secondary coil 100:120, 100:120, ठीक है। It is given an input of 1000 volt, 500 volt, 500 volt at input power of 2 kilowatt, 2 kilowatt, ठीक है। It work in efficiency of 80%, सबसे पहला चेक which type of transformer it is, ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। नंबर 2, फाइंड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है बेटा। नंबर 3, फाइंड
आउटपुट आउटपुट पावर, आउटपुट पावर कितना है? नंबर 4, फाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल करंट। ठीक है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का बताना है बेटा करंट। ठीक है, नंबर 5 फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है बेटा, नंबर 6 फाइंड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। ठीक है बच्चा, चलो कैलकुलेट करो। एज्यूमिंग नो अदर लॉसेस, ये मानना है कि इसमें और कोई लॉस नहीं है बच्चा। ठीक है, चलो जितना दिया हुआ है उसी को लेके चलना है आगे। बनाते जाओ। अब मुझसे पूछो कुछ नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, अब हो गया। अब क्वेश्चन करो, बहुत देर बहुत बता दिया मैंने। सीएल मतलब कॉपर लॉस, आईएल मतलब आयरन लॉस। होगा डिस्कशन? होगा डिस्कशन होगा। बनाते जाओ। आने दो यार मनु चौहान को। बेटा वैसे लोग को अटेंशन ना देना ही उनका सही पनिशमेंट है। उनका अटेंशन दो ही नहीं, बिल्कुल मत अटेंशन दो। वो कब आए कब चले गए ध्यान ही मत दो। उनको अटेंशन ना देना ही सही पनिशमेंट है। बनाए जाओ बच्चा।
जिसने फालतू कमेंट किया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये हम लोग फैसला करने वाले कौन होते हैं बेटा? उसकी अपनी किस्मत, अपने कर्म। बस सब लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। आइडियल ट्रांसफार्मर आ रहा है, PS इक्वल टू PP। अच्छा, हो सकता है डाटा गड़बड़ हो। मैं करता हूं बेटा, मैं भी करता हूं, क्वाइट पॉसिबल। मैं तो डाटा रैंडमली दिया ना, मैं तो डाटा रैंडमली दे दिया तुमको। हो सकता है डाटा एरर हो। करो अर्षित, करो चेक करो फिर से एक बार। चलो बच्चा मैं भी करता हूं, देखो तो देखो बेटा, सबसे पहला हमारा डाटा है कि NP/NS का रेशियो 100:120 है। तो डाटा पर नोट किया जाए बेटा, तो हमारा हो गया NS/NP, ये हो गया बेटा 100/120। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हो गया हमारा EP हो गया 500 वोल्ट, है ना। और पावर देख बेटा, पावर हमारा इनपुट ये है 2000 वाट। ठीक है बेटा, और एफिशिएंसी हमारी है 80%। चलो बनाया जाए एफिशिएंसी बेटा, 80% का मतलब 0.8। अब देखो बेटा पहला सवाल, तो देखो बेटा क्या दिख रहा है, NP ना, ऊपर NP ना बेटा, NP की वैल्यू NS से छोटा है। इसका मतलब बेटा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना। दूसरा पार्ट, फाइंड आउटपुट वोल्टेज, है ना बेटा, तो क्या कहेंगे, 100/120 इक्वल टू EP/ES। इसका मतलब बेटा ES इक्वल टू 120/100 इंटू 500, है ना बेटा। तो ये हो गया 600 वोल्ट। बोल बेटा, ठीक है, आउटपुट हो गया बेटा 600 वोल्ट। अब आ जाओ तीसरे में, तीसरा कहता है बेटा फाइंड आउटपुट पावर। ठीक है बच्चा, तो आउटपुट पावर क्या होगा, बोलो, पावर आउटपुट इक्वल टू, बोलो, बोलेंगे एफिशिएंसी इनटू पावर इनपुट, है ना बेटा। एफिशिएंसी हमारा है बेटा 0.8 और इनटू ये हो गया 2000, दैट इज इक्वल टू 1600 वाट। ठीक है ना बेटा। नंबर 4 हमारा है फाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल करंट। देखना बच्चा, तो क्या कहोगे, EP इक्वल टू पावर इनपुट इक्वल टू EP/IP। इसका मतलब बेटा IP कितना हो गया, ये था बेटा 2000 और ये बेटा 500। इसका मतलब हो गया ये 4 एम्पियर, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो, अब हमारा निकाला जाए पावर आउटपुट। ये था बेटा हमारा ES/IS। इसका मतलब IS कितना हो गया बेटा, ये था हमारा कितना, ये था 1600 डिवाइड बाई ये हो गया 600। इसका मतलब हो गया बेटा 8/3 एम्पियर, है ना। अब चलो नंबर 5 में 5 कहता है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो देखो बेटा, हालांकि सुन लो अच्छे से, पहले बात ये अच्छे सुन लो, इस सवाल में हमारे पास और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना बच्चा। इस सवाल में हमारे पास और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि ये सवाल में लिखा होना चाहिए एज्यूमिंग रेजिस्टेंसेस ओनली, है ना, लेकिन नहीं लिखा रहेगा। ठीक है बच्चा, तो भी तुम ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, क्या RP इक्वल टू EP/IP, बोलो कितना हो जाएगा। EP हमारा कितना बच्चा, EP था बेटा 500 बटा 4, तो हो गया 125 ओम। और बेटा RS क्या हो जाएगा हमारा, RS हो जाएगा बच्चा कितना, ES/IS। ये हो जाएगा बेटा ES हमारा 1600 डिवाइड बाई 8/3। इसका मतलब हो गया बेटा ये 600 ओम। बोलो होगा बच्चा। वीडियो नॉट क्लियर, वीडियो क्लियर नहीं है क्या बच्चों, वीडियो क्लियर है ना। ठीक है, देखो अब हमारा कहता है फाइंड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस। देख बच्चा, तो टोटल पावर लॉस क्या हो गया, टोटल पावर लॉस कितना है बेटा,
टोटल पावर लॉस कितना है बच्चा बोलो? तो कहेगा पावर लॉस हमारा, एक मिनट रुको बेटा, रुक जाओ। पांचवा नंबर सवाल गड़बड़ है बच्चा। पांचवा नंबर सवाल में अगर लिखे हो, पांचवा नंबर सवाल में अगर लिखे हो बच्चा, है ना, ये हमारा 600 है, ठीक तो है? अच्छा ये 600 है, हाँ ये 600 है, हाँ ठीक 600 है। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1800 बटा 8, 900 बटा 4, 225 ओम। ठीक है बेटा, है ना? तो देख बेटा, ये जो हमारा आरपी आया और आरएस आया वो क्या आया? ये आया बेटा रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट। मैंने गलती कर दी, मैं ठीक कर रहा हूं इसको। देखो बच्चा, ये आया रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट, है ना बेटा, और ये हमारा आया बेटा रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सर्किट, है ना बेटा, ठीक है ना? ये हमारा कॉइल का रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा, ये हमारा कॉइल का रेजिस्टेंस नहीं है ना? तो पांचवा नंबर क्वेश्चन में करेक्शन करना है हम लोग को। देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन में करेक्शन करना है बेटा। नंबर 5th क्वेश्चन कहता है बेटा रेजिस्टेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, रेजिस्टेंस इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर चलो मान लेते हैं बेटा इसको 20 ओम, है ना, और इसको मान लिया मैंने 30 ओम, ठीक है? 4 30 नहीं, रुक जाओ, रुको रुको रुको, 16 दूना 32, 320, और ये 30 ओम। गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसको कर लो 10 ओम, ठीक है? तो 4 16 160 और 8 बटा 64 बटा 9 होगा ना, 10 ओम, और इसको मान लो बेटा 9 ओम, ठीक है? हाँ ठीक है बच्चा। तो आई मान लिया जाए इतना, ठीक है? देन फाइंड कॉपर लॉस, ठीक है? और छठा क्वेश्चन है बेटा फाइंड आयरन लॉस, ठीक? पांचवा छठा क्वेश्चन मैंने करेक्शन किया, ठीक? अब देख बच्चा, तब कहेंगे पांचवा नंबर सवाल के लिए, अब तो कई लोग हैं, कॉपर लॉस इक्वल टू आईपी स्क्वायर आरपी प्लस आईएस स्क्वायर आरएस, है ना बच्चा? तो क्या हो जाएगा बोलो? आईपी स्क्वायर आरपी, आईपी स्क्वायर कितना बेटा? आईपी हमारा कितना था? 4, तो हो जाएगा बेटा 4 स्क्वायर इंटू 10 प्लस आई स्क्वायर 8/3 स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 160 और ये हो गया 64, ये हो गया बेटा 224 वाट। बोलो ठीक है बच्चा, 224 वाट, है ना? अब बताओ टोटल लॉस कितना है बच्चा? टोटल लॉस कितना है? तो कहेगा पावर इनपुट माइनस पावर आउटपुट, ये हो गया बच्चा 400 वाट। बोलो, है ना? पावर आउटपुट कितना, पावर इनपुट कितना, टोटल कितना लॉस बेटा? 400 वाट। इसका मतलब बताओ आयरन लॉस क्या होगा बेटा? तो कहेंगे आयरन लॉस क्या होगा? तो कहना बेटा टोटल लॉस माइनस कॉपर लॉस, दैट इज 400 माइनस 224 इक्वल टू 176 वाट, ऐसे निकालना, ठीक है? पांचवा में गलत दिया था बेटा। 5th क्वेश्चन में जो आरपी निकाला है आपने वो क्या है? देख बेटा ये आरपी आर जो निकाला ना मैंने वो क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट है, समझे बच्चा? जब कोई कॉइल को तुम करंट दोगे बच्चा, तो कॉइल को देने के लिए करंट कोई सर्किट बनाओगे ना, तो पूरे सर्किट का करंट है, सिर्फ कॉइल का रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा। वो बात समझा ना?
ठीक है, जबकि कॉपर लॉस आयरन लॉस में सिर्फ हम कॉइल का रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया भावेश? तो जो क्वेश्चन था वो गलत था बेटा, पहले वाला वो ठीक किया मैंने अभी। अब चलो डिस्कस करेंगे बच्चा, वाई यूज आयरन को इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि हम चाहते हैं बेटा कि हम जो कॉइल दें उस कॉइल के अकॉर्डिंग ही फ्लक्स वेरी करे, है ना। अगर हम परमानेंट मैग्नेट लगा दें बच्चा तो क्या होगा, वो परमानेंट मैग्नेट भी बनाएगा अपना फील्ड, वो मुझे नहीं चाहिए। हम चाहते हैं प्राइमरी कॉइल जैसा दे वैसा ही फील्ड हमारा उसको दे, सेकेंडरी कॉइल को। चोक कॉइल बेटा सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर और कुछ नहीं, प्योर इंडक्टर इज चोक कॉइल। सिल्वर क्यों नहीं यूज करते? अरे बेटा सिल्वर बहुत महंगा पड़ जाएगा ना, इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। और तुम लोग सबसे अच्छा तो कंडक्टर बेटा गोल्ड होता है, तुम लोग कॉपर क्यों यूज करते हैं? टोटल के बाद लॉस लिखा है, टोटल लॉस। बेटा इतने सारे मैसेज जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। अब जो डिस्कस करेंगे, सीट निकालो, सीट निकालो बच्चा। पहले एसी का निकालो, पहले एसी करेंगे डिस्कस। एसी का सेक्शन ए और बी करेंगे डिस्कस। निकालो एसी में सेक्शन ए, एसी का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। आदित्य को पूछना है A1। देखो बच्चा A1, द हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी at 220 volt RMS value and 50 hertz. Calculate the peak voltage and the minimum possible time in which voltage can change from RMS to 0. देख बच्चा, पहला सवाल, देखो बच्चा A1 में अभी हम लोग बेटा एसी कर रहे हैं डिस्कस। ठीक है, तो देखो एसी में दिया है क्या कि हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज। तो देख बेटा आरएमएस वोल्टेज हमारा है 220 वोल्ट। ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी है बेटा 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड हो गया 1/50, 0.02 सेकेंड। अब कहता है पीक वोल्टेज क्या होगा, तो देख बेटा पीक वोल्टेज क्या हो जाएगा, √2 इंटू वी आरएमएस ना बेटा, इसका मतलब 220 √2 वोल्ट। और बोलता है बेटा पीक वोल्टेज एंड मिनिमम पॉसिबल टाइम इन विच वोल्टेज कैन चेंज फ्रॉम द आरएमएस टू 0। तो बोलो बच्चा हमारा 220 वोल्ट बाई √220 से लेकर के 0 में कितना चेंज होगा। तो देख बेटा ये तो क्या हो गया B0/√2 ना बेटा, B0/√2 से 0 है ना। तो बता बेटा B0/√2 में कितना फेज, इसका फेज होता है π/4 और 0 का फेज 0 हो गया बेटा। इसका मतलब चेंज इन फेज कितना हो गया π/4 है ना बेटा। तो π/4 फेज चेंज होने में समय कितना लगता है, T/8 ना बेटा। इसका मतलब 0.02 डिवाइड बाई 8 हो गया। हर्ष को पूछना है बेटा A2। देखो A2 बेटा इन LR सर्किट डिस्चार्जिंग करेंट is given by I बराबर I0T पर माइनस T बाई टॉ। फाइंड द RMS करंट, ये निकलवा चुका हूं क्लास में, नहीं पूछना। A3 इन डायरेक्ट करंट ऑफ A एम्पियर इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द अल्टरनेटिंग B sin ओमेगा T। कहता है इफेक्टिव RMS करंट। देखो बच्चा A3 भी क्वेश्चन में करा चुका हूं, इसको अगर सुपर इम्पोज कराओगे तो ये बन जाएगा A प्लस B sin ओमेगा T। इसका RMS वैल्यू तुम्हें मैं निकलवा चुका हूं बच्चा, A4 भी निकलवा चुका हूं। चलो B में आओ। B2 ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, इतना। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। सिंपल बच्चा I RMS स्क्वायर इंटू R, I RMS स्क्वायर इंटू R। B3 देखो बेटा B3 में
देखो बच्चा B3, क्वेश्चन नंबर B3 कहता है बेटा, इन एन AC सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज आर रेस्पेक्टिवली I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट हमारा क्या दिया देखो बच्चा 2 एम्पियर इंटू साइन ऑफ 250 पाई टी, ठीक है बच्चा। और वोल्टेज क्या दिया देखो, और वोल्टेज दिया बेटा 10 वोल्ट 10 वोल्ट इंटू साइन 250 पाई टी प्लस पाई बाई 3, है ना बेटा। अब कहता है फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एट t बराबर 2/3 मिली सेकेंड, है ना बच्चा। एंड एवरेज वैल्यूज, तो देखो बेटा एवरेज पावर तो बहुत सिंपल, VRMS IRMS cos psi, कितना हो जाएगा बेटा VRMS 10/√2, IRMS 2/√2, cos phi कितना बेटा तो π/3 कंप्लीट। अब इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल टू 2/3 मिली सेकेंड, है ना बेटा। तो I की वैल्यू निकालो तो हो जाएगा 2 इंटू साइन 250 पाई इंटू 2/3 ऑफ 10 पावर -3, है ना बच्चा। 10 पावर -3 का मतलब क्या होता है बेटा 1/1000, 1/1000 करोगे बेटा तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन π/6, ये आ गया बेटा 1 एम्पियर। वोल्टेज निकाल लो, ये हो गया 10 साइन, ये भी हो जाएगा बेटा π/6 प्लस π/3, ये हो जाएगा बेटा 10 वोल्ट। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा V इंटू आई, तो ये हो गया बेटा 10 वाट। समझे, आगे चलो। C12 नॉट क्लियर, आदित्य को क्लियर नहीं है, हैंड रेज कर। सबको अनम्यूट करूंगा बेटा, तो क्या तुम्हें डर नहीं है मनु चौहान से? बोलो आदित्य बोलो। सर वो वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी अभी। अच्छा वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी? यस सर। तो सबको अनम्यूट कर दिया मैंने, चलो सबको अनम्यूट कर दिया, तो सबको अनम्यूट नहीं करना है, जिसको पूछना हो वो अनम्यूट करेगा। सर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो टाइम पूछा है वो RMS वाले पूछा, 0 से RMS नहीं पूछा है। एक ही बात है बेटा। तो सर उसमें तो T/2 माइनस T/8 होना चाहिए ना, मतलब अगला 0 तो फिर फेज जब पाई होगा तब होगा ना 0 तब। बेटा देखो समझो, फेज क्या लिखते हैं बताओ? फेज लिखते हैं बेटा ओमेगा टी ना, बोलो ठीक है। अब देखो ये हमारा मान लो ओसिलेशन, ये है बेटा मीन और ये है एक्सट्रीम, है ना बेटा बोल, ठीक। अब देखिए ये हमारा फेज π/2, ये हमारा फेज π/2, तो π/8 जो होगा बेटा एग्जैक्टली बीच में होगा ना π/4। यस सर। बोलो, तो देखो बेटा मोशन यहाँ से यहाँ भी हो सकता है और मोशन यहाँ से यहाँ भी तो हो सकता है, लौटते हुए आएगा तो होगा ना। तो हमसे पूछा गया था मिनिमम टाइम, तो यही डिफरेंस लेंगे ना बेटा हम। अब आया समझ में? यस सर आ गया, थैंक यू सर। सर बोलो बोलो बोलो। C2 का क्वेश्चन समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। देखो A1 समझ में नहीं आया, फिर सुन लो एक बार। C1 A1 बोल रहा है कोई। देखो बच्चा फिर से बताता हूं तुमको, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक कॉन्सेप्ट याद ही होगा, और नहीं भी याद है तो याद कर लो। देखो बेटा स्टार्ट होता है मोशन कहां से? फेज 0 से, है ना बेटा। यहां पहुंचता है तो फेज π/2, वापस आता है यहाँ तो फेज पाई, यहाँ जाता है तो फेज हमारा 3 π/2, और यहाँ आता है वापस तो फेज 2 पाई। ठीक है बच्चा, हमें कहा गया था RMS से 0 होने का मिनिमम टाइम, तो RMS से 0 होने का मिनिमम टाइम, तो हमको लेंगे मिनिमम टाइम की बात करनी है। चलो यहाँ से यहाँ पकड़ लिया जाए, बोल बेटा ठीक है। ये वैल्यू कितनी है देखो बच्चा 1/√2, 1/√2 होता है sin 45 ना बच्चा। sin 45 का मतलब क्या हुआ? sin 45 का मतलब हुआ कि फेज π/4 भी हो सकता है और 3 π/4 भी हो सकता है, बोलो ठीक। तो अगर हम यहां से यहां चले
है ना बेटा। तो डिफरेंस पाई बाय 4 डिफरेंस, और जब यहां से यहां कहेंगे तो भी देखो बेटा पाई बाय 4 डिफरेंस है ना, ठीक है। अब चलो आगे। सर C1 और C2 देखो बेटा C1 C2। C1 कहता है बेटा इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। कहता है बच्चा C1 कहता है देखो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमारा E इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। कहता है बच्चा ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमारा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन √2 मिलीमीटर, प्लेट का डिस्टेंस √2 मिलीमीटर है बेटा, है ना। अब कहता है फाइंड द मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स व्हिच कैन बी सेफली कनेक्टेड टू दिस कैपेसिटर। देख बच्चा ये स्ट्रेंथ है, इसका मतलब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है, समझे बेटा। तो अब सोच अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बोलो बोलो सर। हाँ बोलो बोलो क्या बोलूं? क्या बोलना है बच्चा? कुछ नहीं सर क्वेश्चन नंबर C2। हाँ पहले C1 देख ले बेटा। तो देखो मैक्सिमम वोल्टेज होगा बेटा E मैक्स इंटू डी। तो देखो बेटा E मैक्स इंटू डी कर, तो ये हो गया बेटा 3√2 इंटू ये मिलीमीटर है बच्चा, तो 10⁻³ ना होगा बेटा, बोलो। तो बेटा जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है उसी को ना बोलते हो पीक वोल्टेज, है कि नहीं। तो आरएमएस वोल्टेज क्या हो जाएगा V0/√2, बोलो। बात समझ में आ गई? यस सर। अब चलो C2 देख बच्चा। C2 कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइंड टू कंज्यूम 55 वाट व्हेन ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। कहता है बेटा एक बल्ब है ना, ये 55 वाट का पावर कंज्यूम करेगा, कब? जब 110 वोल्ट लगाओगे, है ना बेटा। अब कहता है इट इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लाइन थ्रू ए चोक कॉइल इन सीरीज। व्हाट शुड बी द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल फॉर विच बट्स करेक्ट वोल्टेज। ठीक है बच्चा, सुनना ध्यान से। तो बोलो बेटा इसका कितना रेजिस्टेंस है, बोलो बोलो। 110 इंटू 110/55 220 ओम, बोलो बच्चा होगा सर। ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तो अब सोचो बेटा इसको कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो तुम? सीरीज में। एसी में ना, है ना बेटा, एसी में इस्तेमाल करने वाले हो। एसी का जो आरएमएस वोल्टेज दिया वो कितना दिया बच्चा? 220 वोल्ट, है ना बेटा, है ना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। तो देखो बच्चा जो आर हमारा है वो इतना है और इसमें कितना करंट चाहिए बोलो, डिवाइड कर लो तो हो जाएगा 2 एम्पियर। बोलो बेटा हाफ एम्पियर ना, बोलो बेटा कितना चाहिए ना इसको? यस सर। अब सोचना ध्यान से बेटा कि जब हाफ एम्पियर का एक करंट बर्दाश्त कर सकता है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ भी आरएमएस वोल्टेज चाहे जितना भी दें उसको करंट हाफ एम्पियर ही मिलना चाहिए। यस सर। देखो शायद तुमको मुश्किल हो रही होगी, थोड़ा आसान तरीका पकड़ते हैं, थोड़ा आसान तरीका पकड़ते हैं। देखो बच्चा आसान तरीका, आसान तरीका ये बेटा कि एसी गैस सोर्स हो गया ना बेटा, बोल। और ये हमारा हो गया बेटा बल्ब, और ये हो गया बेटा हमारा चोक कॉइल, है ना बेटा। जो चोक कॉइल होता है वो एक्चुअली एक इंडक्टर होता है, समझे बच्चा। तो ये बात बोल सकते हो ना कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बल्ब का स्क्वायर बराबर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चोक कॉइल का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स का स्क्वायर। बोलो। यस सर। यस सर। पक्का बोल सकते हो ना बेटा? यस सर। कंफर्म हो कि बल्ब कितने पे काम करेगा? 110 वोल्ट पे। इसका मतलब 110 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चोक कॉइल स्क्वायर इक्वल टू 220 का स्क्वायर। इसका मतलब VCC इक्वल टू 110√3। बोल बच्चा। यस सर। ठीक है, शुड बी इक्वल टू I इंटू XL। बोलो बेटा IRMS ही कर लो, IRMS इंटू XL। यस सर। सर। और उसी तरह से बेटा 110 इक्वल टू I बल्ब,
आई बल्ब इंटू कितना बेटा रेजिस्टेंस आर। यस सर। इसका मतलब एक्स एल बाई आर कितना हो गया √3 बोलो। यस सर। तो एक्सएल निकल गया बेटा। यस सर। और एक्सएल इक्वल टू होना चाहिए ओमेगा एल। एल निकल गया। सर एक डाउट था इसमें सर। पूछो। सर अपन ने ये VRMS पर किया है, बीच बीच हाँ में बच्चा। VRMS से ज्यादा भी आएगा वोल्टेज, आने तो दो बल्ब फ्यूज नहीं होगा? बेटा। इफेक्टिव किसको मानते हैं हम लोग? आरएमएस को ही मानते हैं ना। ये सर इफेक्टिव तो मानते हैं, लेकिन सर पावर उससे निकल जाएगी, ठीक है, लेकिन सर बीच में कभी पीक वोल्टेज आया। जो एसी के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं ना बेटा कंपनी वाले, है ना, वो ये सोच के बनाते हैं कि अगर ये आरएमएस हमारा करंट इसमें आ रहा है 1/2 एम्पियर, है ना बेटा, तो 1/2 एम्पियर इसका आरएमएस वैल्यू है, मतलब इसका मतलब 1/√2 एम्पियर तक ये बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, मैं उल्टा कर रहा था, पीक से इक्वेट कर रहा था। और चलो आगे। C5 सर। देखो बच्चा C5 में C5 चलो देखो C5, देखो बच्चा C5 में कहता क्या है, कहता है 20 वोल्ट 5 वाट लैंप, है ना बच्चा, 20 वोल्ट और 5 वाट का लैंप है बेटा, है ना। इसका मतलब इसमें कितना रेजिस्टेंस है बोलो, V²/5 इक्वल टू 80 ओम ना बच्चा। और कितना करंट चाहिए इसको, 1/4 एम्पियर। इसमें डाउट है किसी को? चलो आगे चल, आगे चलेगा। अगर निकालना है रेजिस्टेंस तो क्या करोगे, पावर इक्वल टू V²/R, है ना। अब देखो बेटा सवाल आगे, कहता है इज यूज्ड ऑन AC means 200 वोल्ट एंड 50/π √11 CPS। ठीक है बच्चा, कहता है अब AC में इस्तेमाल कर रहे हो तुम, इसको AC में इस्तेमाल कर रहे हो जिसका कि RMS वोल्टेज बेटा 200 वोल्ट है ना, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है बच्चा ये 50/π √11 हर्ट्ज। CPS वही होता है बच्चा, साइकिल पर सेकेंड। कहता है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर टू बी पुट इन सीरीज टू रन द लैंप। लैंप को रन करने के लिए हमें कितना कितना कैपेसिटेंस या कितना इंडक्टर चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे। ठीक है बच्चा। तो देख बेटा ये तो कंफर्म हो गया, करंट कितना चाहिए हमको बोलो, 1/4 एम्पियर ना बच्चा। इसका मतलब इस सर्किट में जो इक्विवेलेंट निकलता है बेटा वो तो इम्पीडेंस निकलता है ना, बोलो। यस सर। इम्पीडेंस कितना हो गया, 800 ओम। यस सर। इम्पीडेंस हो गया 800 ओम। तो देखो बेटा इसको क्या लिखोगे, √R² + X² इक्वल टू 800। बोलो बेटा एक्स निकल गया। यस सर। तो अगर एक कैपेसिटर है तो 1/ωc है, और अगर इंडक्टर है ओमेगा एल है, एल निकल जाएगा ना ये। यस सर। और अगर रजिस्टर है, और अगर रजिस्टर है बच्चा तो ऐसे नहीं करेंगे, फिर कैसे करेंगे, R1 + R2। ये बात समझ में। अब कहता है विच इज मोर इकोनॉमिकल, तो क्या कहोगे, कैपेसिटर और इंडक्टर। पूछेगा क्यों, तो कहोगे वो पावर कंज्यूम नहीं करता है ना वो सब। ठीक है। और चलो आगे। C6 ए सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। C6 में एक सर्किट का रेजिस्टेंस है बेटा 50 ओम, ठीक है, और इंडक्टेंस है 3/π हेनरी। इंडक्टेंस है 3/π हेनरी। It is connected in series with a condenser of 40/π माइक्रोफैराड। कैपेसिटर जोड़ दिया बेटा 40/π माइक्रोफैराड। और बेटा AC सप्लाई है 200 वोल्ट का। AC सप्लाई दिया है इसको RMS 200 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी है बेटा 50 साइकिल पर सेकेंड, मतलब हर्ट्ज। तो कहता है कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। अरे तो पता है तुम लोग को बेटा, कुछ तो सर्किट बुझाई एकदम। कैलकुलेशन सर कैसे कर सकते हैं सर, ये बहुत हार्ड कैलकुलेशन हो रही है सर।
अरे बच्चा देख तो एक्सेल कितना होगा बोलो तो। सबसे पहला काम करो ओमेगा निकाल ले। बोल कितना होगा ओमेगा? 2 पाई अपना बेटा बोलो। ठीक, तो एक्सेल कितना हो गया बेटा? ओमेगा एल कर तो ओमेगा एल। तो आसान जा रहा है बेटा, कैसे बोल रहा है तुम? एक्सी कितना बच्चा? 250 1 बाई ओमेगा सी 1 बाई 100 पाई इंटू सी। सी बेटा हो गया 40 बाई पाई इंटू 10 का पावर 6 है ना। तो देख तो पाई पाई कट गया बेटा, तो ये हो गया कितना रे? यस सर, हो गया सर, हो गया सर। 3 जीरो काट देंगे 250 ना जाएगा रे, कर लेगा ना? यस सर। सर एक पार्ट C8 टू है सर। C8 पूछना है। कहता है इंडक्टर हमारा है 2 बाई पाई हेनरी का। मेरा पाँव दुखने लगा बेटा खड़े खड़े। सर हो गया सर, वो भी सर, वो सर समझ जाएगा। यूनिट में चल मिस्टेक हो रही थी सर। चल बाकी बाद में करेंगे बच्चा अब। ओके सर। है ना होमवर्क में छोड़ दीजिए सर। एसी तुम्हारा कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ना बेटा? एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट कर लो उसकी। यस सर। एसी का एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट कर लो और कोशिश करो कि कल शाम से पहले कर लो, यस सर। है ना? कल शाम में मैं तुम लोग को ग्रुप पे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट का टाइम दे दूंगा कुछ देर के लिए, ठीक है? सर पोल कर लेते हैं। क्या पोल? पोल करेंगे। पोल में मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना बेटा, तू बता, फिर डिस्कस नहीं हो पाएगा चीज ना। तुम्हारा डाउट तो रही आता है फिर। सर नेक्स्ट चैप्टर क्या है सर? नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मॉडर्न अभी स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न सर एक न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है? हाँ सर मॉडर्न में आएगा सर। ओके। हेलो सर। बोलो सर अपन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स आरबीडी में अपन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं ना सर? हाँ हाँ हाँ। उसमें सर अपन तब लगाते हैं जब टाउ एक्सटर्नल 0 होता है। हाँ बिल्कुल। तो सर जब कभी भी अपन सॉल्व कर रहे हैं और फ्रिक्शन का फोर्स आ रहा है तो उसको अपन इंटरनल फोर्स मानते हुए टाउ एक्सटर्नल को 0। नहीं ऐसा नहीं करते बेटा। उसमें ये करते हैं कि अगर फ्रिक्शन आ रहा है ना कहीं पे, जी सर, तो यहाँ से फ्रिक्शन आएगा, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। तो हम लोग करते हैं बेटा कि इसी सरफेस पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं। हाँ सर। इसी सरफेस पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं तो उस फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाता है। सर अगर जो स्पेयर लिया है ना आपने, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान के करें तो नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा। तो थोड़ी टॉर्क 0 है, फ्रिक्शन का टॉर्क बनेगा ना फिर तो बेटा। सर मूविंग प्लैंक में अगर जे प्लैंक होता मूविंग और जो घूम रहा होता। अच्छा ऐसे होता? हाँ सर। हाँ ऐसे छोड़ते हैं इसको। हाँ तो फ्रिक्शन हमारा इंटरनल फोर्स ना हो गया बेटा। अगर स्मूथ सरफेस नीचे वाला है तो तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम कंजर, है ना? ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर एक डाउट है सर। पूछो। हेलो सर, क्या इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा सर? तो उसमें सर वर्क फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा सिस्टम पे, वर्क ना सिस्टम पे 0 होगा। हाँ यस सर। तो सर उसमें मतलब कॉपी में सर लिखा है थे एक सर कहते वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन रोटेशन इक्वल्स टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ट्रांसलेशन। वर्क डन फ्रिक्शन इन रोटेशन इक्वल टू वर्क डन फ्रिक्शन इन ट्रांसलेशनल। यस सर लिखा है मतलब नोट। मैं तो ऐसा नहीं पढ़ाता बेटा, इसलिए मुझे जिसके बारे में जानकारी नहीं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। हेलो सर। हाँ बोलो। एट क्रिटिकल टेम्परेचर सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज 0। वो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा वो होता है जिस टेम्परेचर पे बॉडीज का सरफेस टेंशन में कंसिडरेबल चेंज आता है। अच्छा मतलब जब फेस चेंज होता है तब। थैंक यू सर आज आपने हिस्टेरिसिस लॉस बताया था ना सर? कौन सा लॉस? हिस्टेरिसिस लॉस हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। हाँ बताया था सर, ये समझ ही नहीं आया सर क्या है बेटा। तो इस समझ में नहीं आएगा अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का लास्ट क्लास नहीं किए थे। ये थे क्या परमानेंट मैग्नेट वाला? यस सर किया था सर। तो उसमें सबसे लास्ट बताया था ना हिस्टेरेसिस लूप। तो डायग्राम बनाया था जो ग्राफ का। हाँ जो मैं तुम्हें कोर्सिविटी और रिलेटिविटी बताया था। यस सर। हाँ तो उससे इसको रिलेट करना है बेटा। ओके सर।
सर कल आप शाम को क्लासेस करोगे ना, तो सर वो जूम पे कर लो ना सर, क्योंकि सर वो डायरेक्ट पूछने में आ जाता है सर, उस पे लिखना पड़ता है, तो पूरी बात कह नहीं पाते सर डिस्कशन के वक्त। जूम पे कर लें, फिर आईडी पता करनी पड़ेगी कौन सी आईडी खाली है किसी की। यस सर, उसको डाल दीजिएगा सर। ऑडियो सर आप अपनी आईडी पे कर लेना। मेरी आईडी पे करूंगा तो मेरी आईडी पे तो फ्री वाला आईडी ना है, उस पे 100 का लिमिट उस पे तो है। हाँ सर 100 से ज्यादा बच्चे आएंगे भी नहीं। अरे नहीं सर, फिर लॉक हो गई फिर क्या करेंगे? फिर समस्या आएगी ना। और देखो जूम पे करने में प्रॉब्लम एक भी होता है कि एक बच्चे का डाउट अगर होता है तो एक बच्चे के लिए सारे बच्चे को वेट करना पड़ता है। तो यूट्यूब पे लाइव आ जाओ सर, उसके ऊपर तो जो होमवर्क करके आएगा वही तो आएगा ना सर। हाँ सर टेलीग्राम पे ऑडियो रिकॉर्ड करके दे दीजिए। हाँ ये करेंगे, भले टेलीग्राम पे ही ऑडियो रिकॉर्ड करके दे देंगे सोल्यूशन। ठीक, ओके सर, मैं टाइम दूंगा। ओके सर, कल मैं ग्रुप पे लिख दूंगा कब टाइम। ग्रुप का चैट अभी बंद कर देता हूँ, ग्रुप का चैट बंद कर देता हूँ, ठीक है सर, है ना, टाइम लिख करके बता दूंगा मैं। चलो बाय बच्चा। डायोड क्या होता है सर? सर हाँ बोलो सर, डायोड क्या होता है? डायोड आता है एक चैप्टर में आता है, चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। लास्ट में पढ़ेंगे सर हम लोग। लास्ट में पढ़ेंगे, मॉडर्न के लास्ट में आएगा। यस सर।